हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंस क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में। जब ये डिफरेंस हम समझ चुके होंगे तब उसके बाद हम लास्ट में ये भी पढ़ेंगे कि हम ये पढ़ क्यों रहे थे, क्योंकि हमारा सिलेबस तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्यों पढ़ रहे हैं, ये जब हम समझ लेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है जॉब। जब कोई आदमी किसी के यहाँ जॉब करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। और जब कोई किसी को छोटे काम के लिए, 1-2 दिन के काम के लिए, 5-7 दिन के काम के लिए बुलाता है और उससे वो काम करवाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। जैसे एक टीचर स्कूल में जॉब कर रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, क्योंकि उसका एम्प्लॉयर उसको बताएगा कि तुझे कब, कहाँ, क्या, किसको कैसे पढ़ाना है, पूरा कंट्रोल होगा, मंथली सैलरी मिलेगी। सो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अगर उसी टीचर को कोई पेरेंट्स एंगेज करते हैं अपने बच्चे की ट्यूशन पढ़ाने के लिए तो वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, क्योंकि वहां पर उसकी कोई जॉब नहीं लग गई, वो सिर्फ पर आवर महीने में 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे पढ़ाएगा, उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिल जाएगी। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ड्राइवर का। अब एक ड्राइवर जो है कंपनी में जॉब कर रहा है, उसको पूरे महीने गाड़ी चलानी है कंपनी की, चाहे डिलीवरी वैन चलानी है, चाहे कुछ करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, वो जॉब कर रहा है, एम्प्लॉई है, महीने के एंड में सैलरी मिलेगी। और एक होता है कि आप किसी को ड्राइवर के रूप में एंगेज कर लेते हो, तो दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ऐसे कितने एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, कितने ही। यानी जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, परमानेंट कुछ है, मंथली सैलरी यूजुअली है इंडियन कंटेक्स्ट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। और जब आप किसी को अपॉइंट करते हो किसी भी काम के लिए, आप किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला लेते हो, प्लम्बर को बुलाते हो, जैसे मैंने कहा कोई टैक्सी हायर कर लेते हो, डॉक्टर की सर्विसेज लेते हो, एडवोकेट की सर्विसेज लेते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज लेते हो, कुछ भी आपने किसी को एंगेज किया, उसने आपको हेल्प किया, तो वो सर्विस तो है, बट वो जॉब नहीं है, वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। चलिए इसको पढ़ते हैं। सो इंट्रोडक्शन यही है कि ये कंज्यूमर लॉ में जाएगा कि लेबर लॉ में जाएगा। लास्ट में भी मैं यही समझाने वाला हूं कि इनमें से एक चीज लेबर लॉ में जाएगी और दूसरी चीज कंज्यूमर लॉ में, राइट। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की। यहां पर है बेसिकली कंट्रोल एंड सुपरविजन। जो एम्प्लॉयर होता है ना, जहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, वहां पर पूरा कंट्रोल सुपरविजन जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में, वो एम्प्लॉयर के पास होता है जो एंगेज करता है। दैट इज, यू कैन से, द मेन डिफरेंस। जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, इसमें इसको आप परफॉर्म करने के लिए बुलाते हो एक स्पेसिफिक टास्क कि भाई ये काम कर दे, वो उसने काम किया और बात खत्म। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में कहीं ना कहीं थोड़ी परमानेंसी भी होती है, कंटिन्यूटी भी होती है। लोग जॉब करते रहते हैं कई बार सालों साल, कुछ लोग तो रिटायर होते हैं 25-30 साल में। बट कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, आपने उसको किसी काम के लिए एंगेज किया, वो तो बस काम करेगा, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है। कैसे करना है, कहाँ करना है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था ना कि एम्प्लॉय के केस में कब, कहाँ, क्या, कैसे होना है, ये एम्प्लॉयर बताता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में जब आप इंडिपेंडेंट बंदे को बुलाते हो तो उसमें भी काफी हद तक आप बताते हो क्या होना है, लेकिन कैसे होना है, मतलब पूरा कंट्रोल आपका नहीं होता। कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन उसकी होती है, टूल्स उसके होते हैं, अपनी मर्जी से वो आता है। ऐसा नहीं कि सुबह 9 बजे आके पंच करेगा, आमतौर पर वो अपनी मर्जी से आएगा, मर्जी से जाएगा, पेमेंट फिक्स करेगा, इस तरह से सिस्टम रहता है। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। की डिफरेंस जो है वो कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस में है। दूसरे वाले में वो काफी हद तक एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, कंट्रोल भी इंप्लीमेंटेशन पर उसी का है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में तो एम्प्लॉयर ही बताता है कि कब, कहाँ, क्या करना है। अब इसमें कुछ टेस्ट है, जैसे पहला हो गया कंट्रोल टेस्ट। अभी तो मैंने बताया कि कंट्रोल टेस्ट के अंदर यही है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में एम्प्लॉयर का पूरा कंट्रोल होता है, जबकि उसमें कंट्रोल एब्सेंट तो नहीं होता, बट ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, क्योंकि आप उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से ही काम करता है। इसी तरह से इंटीग्रेशन टेस्ट। अब आप खुद देखो, कोई भी जो एम्प्लॉय होगा वो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। सपोज वो कैशियर है तो पूरे ऑफिस का कैशियर वही है, गार्ड है तो भी पूरे ऑफिस का गार्ड, पूरी फैक्ट्री का गार्ड वही है। तो सब लोग मिलके काम करते हैं एंड ही इज वन ऑफ द पर्सन। जबकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में यूजली वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है और वो अपना एक काम करता है, so he remains independent, right? So
इकोनॉमिक रियलिटी की बात करें तो ये भी है कि जो एम्प्लॉय होता है वो अपने बॉस पर ही, एम्प्लॉयर यानी अपनी उस कंपनी पर ही इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होता है कि भाई वहां से मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं बच्चे की फीस भरूंगा, घर का किराया भरूंगा, राशन पानी करूंगा। आमतौर पर एक आदमी फुल टाइम जॉब कर रहा है तो वहीं पर डिपेंडेंट है। जबकि जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, उसके पास तो सैकड़ों हजारों भी क्लाइंट हो सकते हैं। वो तो आप उसको पैसे जो दे रहे हो जस्ट वन ऑफ दी हो, वैसे भी हो सकता है आपने 1 घंटे के लिए एंगेज किया हो, तो सारा दिन अलग अलग लोगों के लिए काम कर रहा है। तो उसके पास जो अर्निंग होती है वो मल्टीपल सोर्सेज से होती है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। ठीक है ना। एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें। टीचर का एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको शुरू में ही दे दिए थे। टीचर अगर स्कूल में काम कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। एक एडवोकेट एडवाइस दे रहा है या डॉक्टर कर रहा है अपनी सर्विसेज, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। अब आ जाता है रेलेवेंस। एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला, वो जाता है लेबर लॉ में। कंप्लेंट भी होगी तो लेबर कोर्ट में होगी। जबकि ये वाला जो है, जो मैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस बता रहा हूं, ये कवर्ड है कंज्यूमर लॉ में। यानी अगर आपने किसी को इंडिपेंडेंट काम के लिए बुलाया, ड्राइवर को बुलाया, डॉक्टर साहब से लिया, वकील से लिया, किसी की अगर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है तो आप कंज्यूमर एक्ट में जा सकते हो। इसलिए यहां इसको पढ़ाया जा रहा है। केस लॉज भी दिए हैं। धरन गंधारा केमिकल वर्क्स लिमिटेड, स्टेट ऑफ सौराष्ट्र। कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल जो है वो डिसाइड करेगी नेचर ऑफ कंट्रोल, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। तो ठीक ठाक केस है, याद रख सको तो बहुत अच्छा, नहीं तो पढ़ तो लो कम से कम। ये तो आपको पता ही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हर चीज में घुसता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, इसको तो आपको याद करना ही है। इन्होंने कह दिया कि मेडिकल सर्विसेज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, तो कंज्यूमर लॉ में आएगा। ठीक है ना। इंपॉर्टेंस भी वही है ना, अभी तो मैंने आपको बताई कि लेबर लॉ लगना है या कंज्यूमर लॉ लगना है। एक आदमी कहाँ कंप्लेंट फाइल करेगा, कोर्ट भी तो अलग अलग होती है। कंज्यूमर कोर्ट अलग है, लेबर कोर्ट अलग है। उसी हिसाब से राइट्स, लायबिलिटीज, एडवोकेट, सब प्रोसेस सब अलग होते चले जाते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रैक्टिकल लीगल एप्लीकेशन के लिए भी और एकेडमिक दोनों एंगल से इंपॉर्टेंट है, और इसको ठीक से समझना चाहिए। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, आप मेरे को जो नंबर्स दिए हैं उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन अपना वहां पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। बाकी फेस टू फेस क्लासेस जो एग्जाम्स के दिनों में होंगे उनके लिए पहले से रजिस्टर कर लीजिए, बेटर है। बुक खरीदना है तो भी कांटेक्ट कर लीजिए। और इसके साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल है एनजीपी लॉ कॉलेज नाम से, उसमें प्रैक्टिकल टिप्स, यूनिवर्सिटीज अनाउंसमेंट्स वगैरह देता रहता हूँ। सिलेबस, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं लेटेस्ट, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए। थैंक यू।